और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का क्या सियासी मेला है, ना ख़त्म होने वाला। रेड लाइन इस्लामाबाद से लाइव आप देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की उल्टी गिनती अपने मुंह से शुरू करवा दी। वाक़तन ये गिनती उल्टी हो रही है या पुंछ के इंतखाबात जो तीसरा मरहला होगा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में उस तक ही चलेगी, उसके बाद क्या होगा। वाक़तन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या बहुत दबाव में है। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में वज़ीर आज़म के मुशीर, सियासी और अवामी अमूर, मुस्लिम नवाज़ के सीनियर लीडर सेंटर राना सनाउल्लाह खान को खुशामदीद कहते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया जी आपने हमें ज्वाइन किया। हम इसी प्रोग्राम के एक अगले हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे। अंदोनाक वाक़या हुआ, कबल सवात के अंदर खुदकुश हमला हुआ। बहुत अरसे के बाद सवात के अंदर इस किस्म के हमले ने अपनी वापसी की है और जो शहादतें हैं 7 पुलिस एहलकारों की और 17 अफराद शहीद हुए हैं। बहुत बड़ा वाक़या है। ये क्या गेम चेंजर है, ये फ्रीक कोई डेवलपमेंट है, क्या पुराने वाला सवात वापस आने के ख़दशात का जो इजहार किया जा रहा है, जिसके बारे में बिलाल यूसुफजई जो दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं नोबेल प्राइज़ के हवाले से, उनके ख़दशात दुरुस्त हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर शहाबुद्दीन से जो हमें सवात से ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन पहले ज़रा टिक टॉक। तो राना साहब आवाज़ आ रही है आपको? टिक जी बिल्कुल, टिक टॉक की आवाज़ भी आ रही है और गिनती की आवाज़ भी आ रही है। और मैं समझता हूँ उल्टी है कि सीधी है? पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं और उन्हें 10 अगस्त तक, आखिरी बॉल तक उन्हें जो है वो फ़ाइट करना चाहिए। तो 10 तारीख तक उनको गिनती इसी तरह से टिक टॉक और उल्टी रखनी चाहिए। 10 के बाद फिर सीधी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पे हुकूमत बनाएगी और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के तौर पे पीपल्स पार्टी अपना किरदार निभाएगी और आज़ाद कश्मीर को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, सबसे पहला तो वो एजिटेशन का मरहला है जो वहाँ पे हो रहा है। उन लोगों को जो है वो आपने तो उड़ा के रख दिया, आपने तो और उसके बाद जो है वो फिर नहीं, आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, तामीर तरक्की का दौर शुरू होगा। देखे अब आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और मुसलसल शर्जील मेमन ने भी बयान जारी किया। ये बाकायदा बुनियाद देखे सुन लेना, बाकायदा ये गिनती जो है ये जब मीरपुर का इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आया तो वहाँ से उन्होंने शुरू की, क्योंकि अगर ये शुरू ना करे तो फिर मुजफ्फराबाद में कैसे इलेक्शन लड़ते। नहीं राना साहब, उन्होंने मुजफ्फराबाद, वो कह रहे हैं आपकी हुकूमत जाने, आप कहते हैं आपकी हुकूमत जाने वाली है, सीधा तो जाने वाली तो फिर दुनिया में हर चीज़ ही है। अपने वक्त पे तो सभी ने जाना है, इन्होंने भी जाना है, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब ने भी जाना है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जाना है, हमने भी जाना है, इन्होंने भी जाना है। वो जब यहाँ पे कोई सबने बैठे तो नहीं रहना। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन उल्टी गिनती से मुराद ये है कि वक्त से पहले जाना है, यानी अब जो है ठहर गया, आपका जाना ठहर गया। ये उल्टी गिनती जो है ये 10 अगस्त का जब तीसरा मरहला यानी जब इलेक्शन मुकम्मल होगा, देखिए ना, इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद जो है वो उसके मुतल्लिक जो है वो लीडरशिप जो है वो अपना बयान जारी करती है। अगर रास्ते में दरमियान में ही जारी कर दे तो फिर इलेक्शन इल्ज़ामात उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं, जिसके अंदर वर्कर्स के, आप से मुराद आप जी उन्होंने यानी कत्ल के इल्ज़ामात लगाए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इस तरह से कहना चाहिए कि उन्होंने इंतहाई गैर संजीदा इल्ज़ामात इंतहाई संजीदगी के साथ हमारे ऊपर लगाए हैं। नहीं, आप ये समझा मुझे समझाएं कि गैर संजीदा किस तरह? कत्ल का इल्ज़ाम जो गैर संजीदा तो नहीं? जी बिल्कुल गैर संजीदा। किस तरह गैर संजीदा? गैर संजीदा इस तरह से है कि उन्होंने पहले कहा कि जी हमारा एक वर्कर जो है उसको कत्ल कर दिया गया, उसके ऊपर गोलियां मारी गई हैं। बाद में पता चला कि वो तो एक बुज़ुर्ग आदमी है और वहाँ पे एक वर्जन ये आ रहा है कि वो हार्ट अटैक से फौत हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो फायरिंग नहीं हुई थी, वो उसके सर पे डंडा लगा है। हमने कहा कि चलो उसका पोस्टमार्टम कराएं। उसका अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और अभी तक ये बात जो है ये
तय नहीं हो सकी कि वो बुज़ुर्ग जो है वो हार्ट अटैक से फौत हुए हैं या वाकई को उनके सर में जो है वो डंडा लगा। वहाँ पे दो ग्रोहों का को आपस में वहाँ पे दक्कम पेल की हद तक जो है वो झगड़ा हुआ। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमारे सदर और जो वहाँ पे हमारे कैंडिडेट थे LA-31 में, उसके ऊपर कातलाना हमला हो गया। हमने कहा कि भाई क्या हुआ क्या है वहाँ पे? कहते हैं जी उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ। हमने कहा कि शायद कोई वहाँ पे कोई फायरिंग हो गई है, वहाँ पे किसी ने उनको खुदा ना खासा मारने की कोशिश की है। बाद में पता चला राजा प्रोफेसर साहब ने वजाहत की, उन्होंने कहा जी उनको गालियाँ निकाली हैं। उन्होंने गालियाँ निकालने से जो है वो कातलाना हमला उनके ऊपर किया है, और ये चीज़ जो है वो सामने आई। कोई उसकी एविडेंस नहीं, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, उसके बाद एक अफवाह फिर ये उड़ा दी कि जी वहाँ पे तो हमारे MNA को जो है वो उन्होंने ज़ख्मी कर दिया है, उसका बाजू उड़ गया है फायर लग के। हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला बना। पता किया वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी एक MNA साहब जो हैं वो सिंध पुलिस के 10 डालों के साथ यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे आते रहे हैं, आके यहाँ पे हवाई फायरिंग करते हैं खौफ व हरास फैलाने के लिए, ताकि टर्नओवर ना हो। और यहाँ पे ये कमज़ोर हैं, यहाँ पे जो है वो ये वोट के अमल को रोकने के लिए। कौन साहब है? जब वो चौथे पोलिंग स्टेशन पे गए, सलाहुद्दीन जुनेजो साहब MNA हैं जो हैं सांगड़ से, तो वहाँ पे लोगों ने जो है वो वहाँ पे शोर शराबा किया। इनके जो है वो गार्ड्स ने जो है वो वहाँ पे हवाई फायरिंग की। अब उसके बाद पता चला कहते जी नहीं उसका तो बाजू उड़ गया है। हमने कहा कि भाई उसको हॉस्पिटल लाएँ, उसका मुआयना कराएँ, पर्चा दें, दरख्वास्त दें। फिर उसके बाद कहा कि नहीं जी बाजू नहीं उड़ा, अंगूठा हाथ उड़ गया है। हमने कहा कि चलो हाथ भी उड़ गया तो ये भी बड़ी सदमे की बात है, तो चले इसका जो है वो करवाएं, आप इसका मेडिको लीगल करवाएं। उसके बाद कहते हाथ नहीं उड़ा, अंगूठा उड़ा है। हमने कहा चले अंगूठा ही अगर उड़ा है तो उसका मेडिकल तो कराए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अंगूठे को छू के गोली गुजर गई। हमने कहा कि चले डॉक्टर से लिखवा दे, मुश्किल से छू के गुजरी है, ये डॉक्टर लिख दे तो हम पर्चा दे देते हैं। वो कहते नहीं छू के नहीं गुजरी, पास से गुजर गई है। अब ये तो हाल है। अच्छा, मैं ये भी और मुझे ये बताएं कि एक MNA जो है उसका क्या काम है कि वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो मसला लोगों को और एक दूसरे सूबे की पुलिस लेके जाए। अच्छा, मैं एक संजीदा सवाल बना रहा हूँ सवाल से, लेकिन मुझे ये एक मामला सिर्फ ये था कि जिन हलकों से ये हार रहे थे ना, अब देखिए 7 हलकों का इलेक्शन हुआ है, 7 हलकों में ज़बरदस्त कंटेस्ट हुआ है। 53% जो है वो टर्नआउट रहा है। जहाँ से हम जीते हैं वो भी 4-5 हज़ार से, जहाँ से हम हारे हैं वो भी 3-4 हज़ार से। और आप मुझे बताएं कि इस कंटेस्ट में जो है ये कोशिश ये करते रहे कि जिन हलकों में ये कमज़ोर थे ना, वहाँ पे ये काम करते रहे कि वहाँ पे जो है वो टर्नआउट ना हो और वहाँ पे जो है वो अफरा हंगामे के जरिए आपके ख्याल के मुताबिक। देखिए ये भी संजीदा। आप मुझे बताएं कि ये कहते हैं कि जी वहाँ पे ठप्पे लगे हैं, वहाँ पे धांधली हुई है, तो 7 में से 3 तो ये जीते हैं, वहाँ पे भी फिर ठप्पे ये लगाते रहे। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा, नाज़रीन के सामने भी मैं रखता हूँ कि राना साहब इस वक्त जियो पर भी लाइव हैं। हाँ, आप जियो पे लाइव हैं इस वक्त? जियो पे चल रहे हैं राना साहब इस वक्त लाइव? आप स्क्रीन पे आ रहे हैं तो लिखा हुआ है लाइव, आप वहाँ पे तो लाइव नहीं है ना जियो? जी मैं जियो की मैंने शाहजेब, हाँ वो अब आप पस मंजर में मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग करवाई है यहाँ आने से पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके ऊपर लाइव चल रहा था। मैंने कहा जरा ये तस्वीर होती है, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि राना साहब लाइव किस जगह पे हैं। मैं लाइव 2-3 जगह पे होता हूँ। लाइव यहाँ पे बैठे हूँ। अच्छा, वापस इसके ऊपर आइएगा, तो आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन क़यादत, देखें अगर ये मामला जो है जूनियर क़यादत की तरफ से आए, मुकामी क़यादत की तरफ से आए, सूबाई क़यादत की तरफ से आए, ये जो सीनियर तरीन क़यादत है, जो मुस्तकबिल की क़यादत है, वो कौम का तवा लगा रही है, वो इस किस्म के मज़े का नहीं देखें वो क्या बात है? देखें, बात ये है कि देखें क़यादत को हम ही लोगों ने सारा फीड करना होता है ना। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनके लोगों ने इतना मिसलीड किया है, इतना मिसगाइड किया है कि वहाँ पे उनको जब ये हुआ ना मीरपुर का इलेक्शन 13 सीटों का, इन्होंने कहा जी 13 पे धांधली हुई है। जब हमारे सामने आके बैठे कहते नहीं जी 4 पे हुई है। हमने कहा जी लाएं सबूत लाएं, फिर 2 के, नहीं जी 2 पे हुई है। अच्छा, अब उसमें क्या सबूत है जी? और उसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टीवी पे कहा कि देखें हमारे साथ कितनी ज़्यादती हुई है, ये 90% से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे पोल हो गया, ये कैसे हो सकता है? हमने उनसे कहा कि जी ठीक है, हमारे कैंडिडेट के जो होम उसका
जो पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर 90% जो है ना वो पोल हुआ है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हमने उनके कैंडिडेट का निकाला, वो जो जाके मिस गाइड कर रहा था कि जी देखें इनके कैंडिडेट ने जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर 90% पोल करके मुझे हरवा दिया है, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उसके अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर 96% पोल था। यानी इस तरह से उन्होंने मीटिंग में आप जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये बात, हाँ वो उसके अंदर की बात शवाहिद के साथ। हाँ, और ये मैं आपको कह दूं कि ये बात आपको यहाँ पे लाहौर में बैठे, इस्लामाबाद में बैठे समझ नहीं आएगी। वहाँ पे ये है, पहाड़ है, वहाँ पे एक गांव है, उस गांव में एक ही बरादरी है, एक ही फैमिली है, और उनके मिसाल के तौर पे अगर 210 वोट है ना, और उनमें से अगर 5 या 6 फौत हो गए हैं या कोई 2-3 जो है वो बाहर गए हैं, और बाकी वहाँ पे 196 मौजूद है, वो 196 पोल पूरे का पूरे वोट है, वो पैटर्न यही है, वो बरादरियों को वोट पड़ता है। 96% जो है ना पोल है। यानी एजेंट भी जो है वो बाहर से जाएगा दूसरी पार्टी को, वहाँ से एजेंट भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी कैंडिडेट के अपने गांव या अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 90% या 96% पोल हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो को उन्होंने इस कदर उसको जो है वो नाराज़ किया, और इस कदर वो गुस्से में कि देखें जी कितनी बड़ी धांधली। आप ये कह रहे हैं कि उनको गुमराह किया गया? गुमराह किया गया। उससे भी ज़्यादा संजीदा इल्ज़ाम है कि एक जमात का सरबराह जो है, इतनी पुरानी जमात है, वो बुनियादी तौर पर मिसलीड होके तो वो सारे पाकिस्तान के अंदर वो तो वीडियोस जारी करता फिर है, चले सुन ले, तमाम मैंने आज वीडियो तो उन्होंने खुद बनाई, सुन लेना, मैंने आज ये बात की है। हमारा यहाँ पे जो है वो मीरपुर की जो 9 सीटें हैं, मैंने आज से कोई 4 दिन पहले ये जो 4 सीटें हमने जीती हैं, मैंने कहा था कि ये 4 सीटें हमारी क्लियर हैं। बाकी के ऊपर मैंने कहा था कि ये मुकाबला है, ये 6-3 या बहुत अगर बुरा हुआ तो 5-4 हो जाएगा। उनमें से हमारी एक सीट जो थी, शहर की सीट हमारी बिल्कुल विनिंग सीट थी, वहाँ पे अपसेट हुआ है। वो अपसेट इस तरह से हुआ है, इनके लोगों ने जो एक्शन कमेटी है उनके लोगों के साथ साजिश की, ये उनके साथ मिले हुए थे, और ये उनको ये कालेधन तंजीम के लोगों के साथ मिले। बिल्कुल मैं ये एक एक बंदे का हम नाम साबित करेंगे। उनके साथ मिलकर इन्होंने ये किया कि वहाँ पे एक चौक है, प्लेट उस जगह को कहते हैं, इन्होंने वहाँ पे जनाब टायर जलाए, एक साजिश के तहत, मंसूबे के तहत। वह जब वहाँ पे वो जलाए टायर, वहाँ पे लोग 200-400 इकट्ठे हो गए। उसके बाद वहाँ पे पुलिस गई, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पुलिस ने आगे से फायरिंग की, उस क्रॉस फायरिंग में एक आदमी जो उसकी कैजुअल्टी हो गई। उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे फैलाया, कभी 25 लोग मर गए हैं, कभी 35 लोग मर गए हैं, और शहर में इतना खौफ व हरास फैलाया कि आप यकीन करें कि पूरे हल्के में टर्नओवर जो है वो 53% है, शहर में जो टर्नओवर है वो 16-17%। आप ये कह रहे हैं यानी हमारा 3-4 हज़ार वोट जो है वो नहीं पड़ा, और वो कोई तकरीबन जो है वो 2200 वोट से पीपल्स पार्टी ने कालेधन तंजीम जैक के साथ मिलकर हंगामा आराई की, और उस हंगामे के अंदर एक शख्स हलाक हुआ और वोटर टर्नआउट नीचे गया। राना साहब, इससे ज़रा संजीदा इल्ज़ामात मेरे ख्याल में उन्होंने भी आप पर नहीं लगाए। जी, मैं ये इल्ज़ाम भी लगा रहा हूँ, हम ये इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करवा लें। अगर ये साबित ना हो तो जो मुझे सजा दे मैं अब लेने को तैयार हूँ। यानी जैक और इनकी आपस में मिली भगत, वो बंदों के नाम हैं, बंदों के नाम है। आपके पास कैसे नाम है वैसे? नहीं तो वहां से हम इलेक्शन लड़ रहे थे ना। नहीं, इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पे हमारा कैंडिडेट है, हर जगह एक दूसरे को, हर जगह पर बंदा तो नहीं खड़ा किया ना आपने। वहां पे प्लेट का जो है, वहां पे जो हमारे कारकुन है, वहां पे जो हमारे लोग हैं वो जानते नहीं। आपके शवायद पक्के हैं ये कि सब कुछ हुआ, ये बड़ा संजीदा इल्जाम। मैं ये भी साबित करने को तैयार हूँ कि जो वो हल्का LA अपना 28 है, उसमें जो पोलिंग का सामान नहीं पहुँच सका, वो भी जो है वो ये जैक और पीपल्स पार्टी के लोगों ने मिलकर जो है वो उस हमले को रोका है। ये भी नोट कर ले। अब जरा गेयर बदले। जी, गेयर बदल के मोहसिन नकवी के ऊपर क्यों इतना मसला खड़ा हुआ है? क्या है, मोहसिन नकवी ने क्या कह दिया? देखिए, मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल सख्त जो है वो मैं नाला हूँ, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने आप बतौर राना सनाउल्लाह या मैं बतौर राना सनाउल्लाह या वज़ीर आज़म के स्पोक्स पर्सन, नहीं, मैं मुशीर के हवाले से, इन माई पर्सनल कैपेसिटी, ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक कैबिनेट मेंबर को, वो हो या मैं हूँ,
उन्हें वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से मुखातब नहीं करना चाहिए था, और ख़ास तौर पे उन्हें फ़ील्ड मार्शल को, देखें फ़ील्ड मार्शल जो है वो कौम का हीरो है, वो पूरी कौम का हीरो है। वो ठीक है, किसी का भाई भी होगा, किसी का दोस्त भी होगा, किसी का रिश्तेदार भी होगा, लेकिन एक कौमी हीरो को इस तरह से रेफ़र करना कि जी वो फ़लाँ क्रॉस नहीं करना चाहता, वो रेड लाइन, ये कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो है ये गुफ्तगू जो है वो ये दुरुस्त नहीं की, और मैं इसका जवाब देना चाहता था और आज ही देना चाहता था, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिसी आ गई है। पार्टी की अब पॉलिसी क्या है? वो आई है पे इसको जो है वो नज़रअंदाज करें और आप इसका जवाब ना दें। लेकिन आपने ये तो कह दिया कि मोहसिन नकवी की गुफ्तगू बेमानी है और उसका कोई सियाक, ये जवाब नहीं तो और क्या है? नहीं, उसमें नहीं जवाब तो अगर मैं और जवाब क्या था? नहीं, अगर जवाब में देता खास राना सनाउल्लाह वाला जवाब नहीं दिया आपने। अगर आपको जवाब में देता तो उसको पता चलता। बाकी मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि उनकी इस गुफ्तगू में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं। अगले दिन DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर उन्होंने उनकी गवर्नर्स के हवाले से, यूनिट्स के हवाले से आइडिया को इंडोर्स किया। क्या नहीं, वो तो नहीं दिखे, तो DGI-SPR ने इंडोर्स किया? नहीं, DGI-SP ने देखे। बात ये है कि अगर मोहसिन नकवी साहब भी इस आइडिया को, यानी छोटे यूनिट्स को जो है वो उसके ऊपर बात करते या इसके ऊपर अपना ज़ाहिर ख्याल करते तो कर सकते हैं, करें। अगर DGI-SPR ने उसको इंडोर्स किया तो बहुत अच्छा किया। उनकी अपनी मोहसिन नकवी ने किया तो बुरा किया, तो DGI-SPR ने किया तो अच्छा किया। नहीं, बात ये है कि यानी बात तो है छोटे यूनिट्स की या सूबे बनाने की, उसमें इन चीज़ों का क्या रेफरेंस बनता है कि जी अपना उनकी कोशिशें रंग नहीं लाएंगी और ये जो है वो आप 12 घंटे काम ना करें तो आप जो है वो 18 घंटे काम करें। और फिर उसमें उन्होंने एक और बड़ी काबिल एतराज़ बात की, वो जो लोग वहाँ पे बैठे थे उनमें ठीक है कुछ लोग बिजनेसमैन थे, मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बड़े ऐसे भी बैठे थे कि जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो है ये इनको 50-50 करोड़ रुपया देते हैं इलेक्शन पे, इनको 10-10 करोड़ रुपया देते हैं। किसको देते हैं बताएं, नाम लें उसका, यानी उस सियासतदान का ले ना नाम, हमें बताए कि वो कौन है वो। तो आप पूछ लेना, आपके काबीना के मेंबर। तो बिल्कुल पूछेंगे, उनसे पूछ लें, बिल्कुल पूछेंगे। तो पब्लिकली क्यों उनको उनसे पूछिए? नहीं तो बात नहीं, देखे ना, एक सूबे बनने चाहिए, सूबों के बनने से या इंतज़ामी यूनिट के छोटे होने से लोगों के मसाइल जो है वो उनकी दहलीज़ पे हल होंगे, या एक एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम आना चाहिए, उससे लोगों के मसाइल हल होंगे। ये एक अलहदा चीज़ है। इस चीज़ को, इस बात को करने के लिए इन चीज़ों को खामखा जो है वो इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है? ये अच्छी वजाहत होगी। आपने कहा कि जो सब्सटेंस है उनकी बात का, उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन जिस अंदाज से और जो उन्होंने उसके साथ इजाफी बातें की है उसके ऊपर एतराज़ है, तो उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि उनसे पूछ प्रतीत हो सकती है? यूँ उससे उसके ऊपर पूछ प्रतीत तो हमने ही करनी थी ना, तो अब हमें तो रोक दिया गया, तो अब फिर वज़ीर आज़म आपको किससे रोकना है साहब? आपको कौन रोक सकता है? आप नहीं, मेरी पार्टी मुझे रोक सकती है। नहीं, आपकी पार्टी ने तो देखें ख्वाजा आसफ के बयान इसके ऊपर आए हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी ने फैसला जो कब किया है? आज किया ये, और मियाँ साहब की इंडोर्समेंट से किया? जी, मियाँ साहब की इंडोर्समेंट से। जाती उम्र में तो कुछ और फैसला हुआ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जाती उम्र में तो फैसला ये हुआ था कि ज़रा इसके ऊपर बातचीत करें, तो 48 घंटे आपने बातचीत की और आप फैसला तब्दील हो गया? नहीं, जो बातचीत नहीं, बातचीत करने का कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आज़ाद कश्मीर में था, वो हटियाँ बाला में, तो वहाँ पे जब मुझे राना साहब एक वक्त में 2 चैनल पे हो सकते हैं, तो एक वक्त में 2 जगहों पर भी हो सकते हैं, देखे ना। नहीं, आपको यहाँ के मामला से भी आगाही है, लेकिन आपने सबसे पहले बयान दिया था हटियाँ बाला में था, लेकिन मोहसिन नकवी के ऊपर सबसे पहले बयान दिया। मेरे पास जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से मैंने इनकी बात सुनी, और इनकी बात ये जो जब इन्होंने ये बात की ना कि जी ये 50 करोड़ रुपया लेते हैं, 10-10 करोड़ रुपए, आप उनको कह रहा था लोगों को जो बैठे हैं वहाँ पे कि उनको दे रहा है, उन लोगों में ऐसे वारदाती भी बैठे थे कि जो अरबों रुपए की वारदात करते हैं, तो उनको ये कह रहा था कि जी आप बिजनेसमैन थे, वो तो FPCCI वालों ने नहीं करवाया था। उनमें बिजनेसमैन थे, बहुत बाइज्जत, बहुत ही काबिल एहतराम लोग थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग और भी थे, ज़रा आप गौर से देखें ना, मैंने तो देखा है गौर से,
तो मामला ये है कि मैं तो बगौर देखता हूँ, लेकिन आपको पॉलिसी के जाविये से ये वज़ीर आज़म को बगौर देखना चाहिए। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो पॉलिसी लेवल की है ना राना साहब। नहीं, पॉलिसी का इससे क्या ताल्लुक है? आप मुझे बताएं कि ये जो बात जिसको हमने मुनासिब नहीं समझा या जिसने हमें इस बारे में तकलीफ़ दी है, वो फील्ड मार्शल के मतलब एक रेफरेंस देना, वज़ीर आज़म के मतलब देना, सियासतदानों को कहना कि ये 50-50 करोड़ रुपए लेते हैं, 10-10 करोड़ रुपए लेते हैं, तो या तो आप नाम लें कि किसने लिया है, आपने सबको ही लपेट दिया है। तो ये बात जो है, इस बात का उस पॉलिसी से या उस मौक़िफ़ से कि जी छोटे यूनिट बनने चाहिए या एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम, इसका उससे क्या ताल्लुक है? यानी ये तो खामखा एक अच्छी बात को ऐसे अंदाज से उलझा के करने वाली बात है कि वो अच्छी बात जो है ना वो भी मुतनाज़ा हो जाए। तो ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, अच्छी बात है। हाँ जी, ज़्यादा सूबे बनने चाहिए ना, अच्छी बात तो कर दी। ज़्यादा सूबे जो है वो ये एक डिबेट है और इसमें अभी आपने कहा अच्छी बात है। देखिए, यानी डिबेट जो है वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरी पार्टी ने अभी तक कोई पार्टी डिसीजन, जैसे डिस्कशन होती है पार्टी में, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई। 1 साल पहले से हम आपको बता रहे हैं कि सूबों को, और आपने इसी सीट पे बैठ के आपने कहा था कि ये तो आपको हवाई बातें कर रहे हैं। अगर आप एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने आपको बताया था। अगर आप 1 साल पहले की बात करते हैं तो हमने 10 साल पहले इसके ऊपर रेजोल्यूशन किया हुआ है। मैंने एज लॉ मिनिस्टर पंजाब इसके ऊपर पंजाब में जनूबी पंजाब और बहावलपुर, उसके ऊपर मैंने रेजोल्यूशन खुद पेश किया हुआ है और असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर। पॉइंट यही है राना साहब, आपने रेजोल्यूशन पास किया, आपने किया कुछ नहीं, आपको सुबह बना देने चाहिए थे, नहीं बनाए ना, तो फिर ज़रा डिबेट के लिए जाना 10 साल पहले लेना। सूबे रेजोल्यूशन से बनेंगे, सूबे तकरीर करने से बनेंगे, सूबे जो है वो इकनॉमिक फोरम में जो है वो दूसरों को इधर उधर उधेड़ने से बनेंगे। सूबे तो भाई बनेंगे, पहले नेशनल कमीशन बनाओ। वो नेशनल कमीशन जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 1 साल काम करेगा, तो तब यहाँ पे 6 महीने की डेडलाइन दे रहे हैं। भाई किसने दी है डेडलाइन? ऐसे लोग अपने पास से डेडलाइन बनाए जा रहे हैं। नेशनल कमीशन जो है ये यानी पानी से लेके रिसोर्सेज तक और सेनेट की सीटों तक, कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों तक को एक मसला है। ये सारी चीज़ें तय होनी है। सीक्वेंस ये है कि पहले नेशनल कमीशन बने। नहीं, पूरी दुनिया में इसके बगैर कभी यानी बने हैं। पाकिस्तान की बात करें, आपकी नज़र में सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अगर डिबेट को हमने आगे चलाना तो कैसे चलाएं? इसमें ये है कि इसमें पहले तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपना मौक़िफ़ दें और इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस जो है वो पैदा करें, और उसके बाद अगर कंसेंसस हो, ये तो ना करने वाली बात नहीं, ना करने वाली बात, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने कंसेंसस किधर पैदा होना, चले कंसेंसस ना हो, लेकिन पार्लियामेंट में जो है, अभी तो मैंने जो आपको टिकटॉक सुनवाई है, ये एक जमात है आपकी जो आपके साथ पार्लियामेंट में, दूसरी जो टिकटॉक वाली जमात है उसके लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है, खुद आपकी काबीना के अंदर लड़ाई पर, तो उसको हमने कहा जेल में रखा हुआ है। तो किसने रखा? हमने उसे कहा था कि 9 मई करो, तो आप मुलाकात, हमने उसे कहा था कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो जो है वो अपना किसी की जेब में डाल दो, वो हमारे कहने पे किया साहब आपने ऐसी बात। चले कंसेंसस ना हो, लेकिन मिसाल के तौर पे चलो अक्सरियत का फैसला होता है, तो उसमें ये है कि ये चीज़ें जो है मेरी समझ के मुताबिक को, मेरी समझ को आखिरी बात नहीं है, एक नेशनल कमीशन ही बनेगा और नेशनल कमीशन जो है वो डिमार्केशन करेगा, वो सोर्सेज को तकसीम करेगा, वो पानी को तकसीम करेगा, वो जो है वो सीटों की, वो सेनेट में, ये सारी चीज़ें जो है ये संजीदा मामला है। संजीदा मामला, तो उसको कम से कम 1 साल तो काम करना होगा। चले जी, अगर कोई बहुत आप जैसे कोई समझदार लोग होंगे तो वो 8 महीने में कर लेंगे। लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले तो क्या नहीं, तो फिर क्या ये सुबह आप बात करेंगे और सुबह बन जाएगा? ऐसे होता है। जिस तरह आपने तरमीम की, क्या, कौन सी? ये आईनी तरमीम? नहीं, आईनी तरमीम वैसे कह रहा हूं, वो तो आईनी इस तरह मुझे लगा कि मैं सुबह उठा और तरमीम हो गई, उस तरह आप ये भी हो जाएगा। नहीं, आईनी तरमीम भी ऐसे नहीं होती। आईनी तरमीम के ऊपर भी जो है वो राना साहब जैसे होती है ना, उसके ऊपर फिर मैं आपके साथ घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूं। वो काम हो रहा होता है, आपको मालूम नहीं होता। आपको ये नहीं मालूम कि हमारी जुडिशरी ने जो गुल यहाँ पे खिलाए हैं, 7 एक तरफ 8 एक तरफ, कोई डैम बनाने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, इन्होंने इस तरह से जो है वो बैठाया इस मुल्क की जो है वो यानी गवर्नेंस का,
और उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हैं ये मुसलसल चलती हैं, फिर एक दिन आगे मुसलसल चलती हैं और चलते चलते जो है वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा और वो एकदम हो लेकिन जाती है। उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें जो है वो सामने 10 साल से चल रहा है ना। जुडिशरी जो है उससे जो 100 मोटो नोटिस जो है वो की पावर जो वापस ली गई, आपका क्या ख्याल है कि जी बाजी सुबह उठे हैं, तरमीम हुई तो 100 मोटो की नहीं, वो मैं समझ आ गई मुझे, उसके ऊपर पिछले मेरा ख्याल है कि 10 साल का काम है। तो 10 साल पहले आपने रेजोल्यूशन सुबह में पास की थी नजरान साहब, आज किसी ने हमने सुबह उठना है तो हमें पता चला कि 10 साल से काम हो रहा था, तो आ गई है नेशनल कमीशन या बाउंड्रीज जो हैं कि कहाँ पे बनेगा, क्या उसका हदूद अरबा होगा, ये सारी चीज़ें तो जो है वो पब्लिक हियरिंग की बातें हैं। चलिए, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे है, हम देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैंडिडेटली हमसे बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी। नाज़रीन, सवात में कबल पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश धमाका, 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 17 अफराद की शहादतों की खबर अभी हमारे पास है। हमारे पास मौजूद है हमारे नुमाइंदा सवात से शहाबुद्दीन। शाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अंदरनाक वाक़या है। ये कितना गैर मामूली है सवात के माजी के तनाज़र में? देखिए तलत साहब, स्वात में अमन कायम हुए तवील अरसा गुजर गया है, इक्का दुक्का वाक़यात तो होते रहे हैं, लेकिन कई साल के बाद कबल में पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर खुदकुश धमाका हुआ है। और ये जो धमाका हुआ है इसमें अब तक 7 पुलिस एहलकार शहीद हुई हैं और इसी तरह 10 आम शहरी शहीद हो चुके हैं और 35 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें 13 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। और इस धमाके के बाद फ़ज़ा भी सोगवार है। आज कबल के तमाम बाज़ार भी बंद रहे और फ़ज़ा सोगवार रही। इसी तरह लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास पाया जाता है कि ऐसा ना हो कि 2008 और 2009 के हालात जो है वो दोबारा आए। तो बड़ा ये एक सानिहा है। इससे पहले शलखो सर पर ऑपरेशन के दौरान भी एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 4 मकामी अफराद जो है वो शहीद हुए। उसके बाद लोगों की जानिब से मुसलसल हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि ऑपरेशन किया जाए और इतवार की शाम को कबल चौक में एक मुजाहिरा भी किया जा रहा था। पुलिस की जानिब से ये हिदायत दी गई थी कि जलसा न किया जाए, इनके पास NOC नहीं है, इजाज़तनामा नहीं। इसके बावजूद ये जलसा किया जा रहा था और ऐन उसी वक्त जो है पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर खुदकुश बमबार आया और उसने ख़ुद को उड़ा दिया। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस के जवानों ने खुदकुश हमलावर को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर उसने ख़ुद को ब्लास्ट किया। बड़ा जो सानिया है, जो वाक़या है वो सामने आया है। मुकामी लोगों का रद्द-ए-अमल इस पर शहाब क्या है? जी देखिए तलत साहब, स्वात जो है ये सयाहत का मरकज़ है। यहाँ पर बड़ी टूरिज़म होती है, लाखों सयाह यहाँ पे आते हैं और इसी से जो है यहाँ की मईशत जो है इसका पहिया चलता है। और दूसरी जानिब स्वात मलाकन डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी है, तो यहाँ पर बड़े कारोबारी मराकज़ है और जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो सयाहत भी मुतासिर होती हैं और इसी तरह कारोबार पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। हमारे साथ यहाँ के मकामी सहाफ़ी अदनान बादशाह मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। अदनान साहब, बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो इस तरह के वाक़यात होते हैं तो सबसे ज़्यादा सयाहत ही मुतासिर होती हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, तवील अरसा बाद स्वात में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जिसके लोगों को तवक्को भी नहीं थी। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो उनका बराह रास्त असर यहाँ की सयाहत पर पड़ता है, क्योंकि स्वात एक टूरिज़म हब है, सयाहती इलाका है। हर साल लाखों की तादाद में यहाँ सयाह आते हैं, सयाहत से लोगों का कारोबार जुड़ा है। तो इससे कबल भी जो वाक़यात हुए हैं तो उसकी वजह से फिर सयाहत मुतासर होती है, खौफ हिरास फैल जाता है और फिर सयाह नहीं आते। जब सयाह नहीं आएंगे तो यहाँ की मईशत को नुकसान ज़रूर पहुँचेगा। बिल्कुल तलत साहब, सोशल वर्कर फ़रहान हमारे साथ मौजूद है। लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास पाया जाता है दहशत गर्दी के बाद के वाक़यात, जब इस तरह के वाक़यात रुनमा होते हैं। फ़रहान बताएगा कि लोगों में क्या खौफ और डर है कि दोबारा खुदा न खास्ता वही हालात दोबारा आ जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वात के लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दिया अमन के लिए, अपनी जानी के नजरानी पेश कर दिया, लेकिन पिछली 3-4 महीनों से स्वात में छोटा छोटा वाक़या होते रहते थे। लेकिन कल जो वाक़या हुआ कबल में, हमको स्वात के लोगों को बहुत ज़्यादा डर है और खौफ व विरास है कि अगर 2007-2008 का हालात फिर ना बन जाए। मैं आपकी वसातत से, पाकिस्तान हुकूमत से और इदारों से अपील करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए स्वात के लोग पूरा अमन है, स्वात लोग वतन है, खुदा के लिए ऐसा हालात फिर ना बन
बन जाए कि 2007-2008 का वाक़या फिर बन जाए। बहुत शुक्रिया तलत साहब। आम लोगों से भी हमारी बात हुई, ताजिरों से भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि खुदा न खास्ता अगर दोबारा ये हालात जो है दोबारा शुरू हो जाते हैं, दहशतगर्दी बढ़ जाती है, तो ऐसा न हो कि दोबारा घर बार छोड़कर हमें जाना पड़े और मुहाजिर बनना पड़े। जी तलत साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सवात के बारे में दोबारा बातें मैं ये सुन रहा हूँ, क्योंकि हमने इतना इसको कवर किया। चीफ मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि उनके पास कोई प्लान है, 100 दिन के अंदर हालात ठीक हो सकते हैं। आप की क्या असेसमेंट है? जी देखिए, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी स्वात आए और इसी तरह IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद साहब भी वो स्वात पहुँचे और दोनों ने सैयद शरीफ अस्पताल का दौरा किया, मरीज़ों की इयादत की, मीडिया से भी उनकी गुफ्तगू हुई। ख़ासकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा कि 2026 जो है ये अमन का साल है और हमारी ये कोशिश है कि पुलिस और CTD को मज़ीद मजबूत बनाएँ ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि 35 अरब रुपए के इक्विपमेंट्स गुज़िश्ता साल जो है इनको ख़रीद कर दिए गए थे और इस साल भी 20 अरब रुपए रखे गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो है हमें इस तरह कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस के पास जो असलहा है या जो आलात है वो उस मुकाबले की ही नहीं है, क्योंकि पुलिस बार बार जो है ये मुतालबा करती रही है कि उनको ऐसे आलात और तरबियत दी जाए ताकि वो मुकाबला कर सके। इसी तरह जब IG खैबर पख्तूनख्वा से हमारी बात हुई और उन्होंने भी सवालात के जवाब दिए, तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं और उनका ये दावा था कि हम दहशतगर्दों का पीछा करेंगे और इनका खात्मा करेंगे। ग्राउंड पर जो है अगर हम देखें तो सूरत हाल बिल्कुल इस तरह नहीं है और लोगों में अब भी डर और खौफ है। शाह, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें तफसील के साथ बताया कि सवात के संदनाक वाक़यात के बाद वहाँ की सूरत हाल क्या है। जिस तरह मैंने दौरान गुफ्तगू भी गुजारिश की कि मुझे यकीन नहीं आता कि सवात के बारे में या मालाकंड अमूमी डिवीज़न के बारे में हम ऐसी बातें कर रहे हैं। सवात तो दिल है पाकिस्तान की सियाहत का और एक बहुत ही कामयाब स्टोरी रही है काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी के हवाले से। वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात का होना यकीनन वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत परेशानी की बुनियाद बन सकता है और हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।